स्टूडेंट्स बीए सेकेंड ईयर, विषय समाजशास्त्र। टॉपिक है सामाजिक परिवर्तन के आर्थिक कारक। इसमें ये थर्ड पार्ट है, आर्थिक कारक और सामाजिक परिवर्तन। बहुत से ऐसे आर्थिक कारक हैं जिनके द्वारा समाज में परिवर्तन आता है। जैसे नंबर 1 है आर्थिक कारक व सामाजिक परिवर्तन। जब हमारे समाज में आर्थिक उतार चढ़ाव आता है, तेज़ी मंदी आती है, तो उसका भी सामाजिक संस्थाओं पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। आर्थिक समृद्धि एवं खुशहाली के समय विवाह एवं जन्म दर में वृद्धि होती है, जिससे परिवार का जो आकार है वो बढ़ जाता है। और दूसरी ओर आर्थिक मंदी जब आती है तो विवाह की संख्या और जन्म दर गिर जाती है, परिवार का आकार भी छोटा हो जाता है और तलाक की दर भी बढ़ जाती है। इस तरीके से आर्थिक परिस्थितियां परिवार एवं विवाह की संस्था को प्रभावित करती हैं। इससे स्पष्ट होता है कि जब आर्थिक परिस्थितियां बदलती हैं तो वे सामाजिक संस्थाओं पर प्रत्यक्ष रूप से प्रहार करती हैं। इसके बाद आता है आर्थिक कारक और धार्मिक संस्थाएं। विज्ञान की प्रगति तथा नए नए आविष्कारों ने आर्थिक समृद्धि प्रदान की है, जिसके परिणाम स्वरूप धार्मिक संस्थाएं भी प्रभावित हुई हैं। अब क्या है, व्यक्ति ईश्वर की अपेक्षा धन की पूजा अधिक करता है। समाज के बहुत से लोग अब धार्मिक उपासना व रीति रिवाजों को ढोंग समझने लगे हैं। आज व्यक्ति की जो स्थिति है उसकी आर्थिक स्थिति के आधार पर तय होती है। जैसा उसके पास धन होगा वैसा उसको आदर सत्कार मिलेगा। समाज धनी व्यक्तियों को सम्मान देने लगा है। अधिकांश व्यक्ति उसी को अपना आदर्श मानते हैं जो उसके अनुरूप बनने का प्रयत्न करता है। वर्तमान में आर्थिक समृद्धि के साथ साथ धर्म एवं ईश्वर में आस्था जो है वो कम हो गई है और नास्तिकता बढ़ गई है। इस तरीके से आर्थिक समृद्धि धार्मिक ह्रास को जन्म देती है। मतलब धन के आगे धर्म जो है वो छोटा हो गया है। इसके बाद आता है आर्थिक कारक एवं राजनीतिक व्यवस्था। राजनीतिक व्यवस्था का मूल आधार धन है। राज्य का निर्माण समाज में धन का असमान वितरण रोकने के लिए होता है। राज्य के कानून, संविधान के नियम, ये सब जो है वो आर्थिक कारकों से ही प्रेरित होते हैं। यहाँ तक कि चुनाव लड़ने व विधायक या सांसद बनने हेतु भी धन की ही आवश्यकता होती है। जब किसी देश की आर्थिक स्थिति खराब होने लगती है तो आर्थिक विषमता अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाती है, शोषण बढ़ने लगता है और लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति होना कठिन हो जाता है। तब सत्ता भी पलट जाती है, क्रांति भी आ जाती है और साम्यवाद के प्रसार के अवसर बढ़ जाते हैं। समृद्धि काल में पूंजीवादी व्यवस्था फलती फूलती है। इसके बाद आता है कि आर्थिक कारक व जन्म दर एवं मृत्यु दर। यदि समाज में अधिकांश व्यक्तियों का जीवन स्तर उच्च है और व्यक्तियों की आवश्यकताओं की पूर्ति आसानी से हो जाती है तो ऐसे समाज में संतानोत्पत्ति और जन्म दर बढ़ती है, क्योंकि संतानों का पालन पोषण आराम से होने लगता है, सरल हो जाता है। परंतु निम्न स्तर होने पर मृत्यु दर बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि लोग संतानों का पालन पोषण सही से नहीं कर पाते, स्वास्थ्य की देखरेख सही से नहीं कर पाते और बीमारियां बढ़ने लगती हैं। इसलिए और उचित भोजन, स्वास्थ्य और चिकित्सा के अभाव में मृत्यु दर अधिक हो जाती है। इस तरीके से जनसंख्या के आकार को तय करने में आर्थिक कारक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फिर आता है आर्थिक कारक व स्थानांतरण। अकाल है, बाढ़ है, सूखा है, उत्पादन के साधनों का अभाव है या रोजगार की कमी है, ये सब सारी चीज़ें जो है व्यक्ति को स्थानांतरित
करने के लिए प्रेरित करती हैं। जब अकाल या सूखा या कोई समस्या आती है तो व्यक्ति एक स्थान से दूसरी स्थान पर रोजी रोटी के लिए जाने लगता है। तो इससे क्या है कि इसका कारण है कि प्रत्येक व्यक्ति की रोटी, कपड़ा और मकान जो है वो ज़रूरी होता है व्यक्ति के लिए, तभी वह रह सकता है उस स्थान पर। और जब इसकी कमी होने लगती है तो वह दूसरे स्थान पर जाने लगता है। इस तरीके से ये सारी चीज़ें क्या करती हैं कि स्थानांतरण को प्रेरित करती हैं। औद्योगिकरण आज के युग में अधिक धन की प्राप्ति की लालसा ने भी व्यक्ति को स्थानांतरित किया है, गतिशील बनाया है। आज व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर तुरंत जाता है, जहाँ भी उसे अधिक पैसा मिलता है उसके लिए वो तुरंत अपनी जगह छोड़ देता है। और इससे क्या होता है, स्थानांतरण के कारण विभिन्न संस्कृतियों का मिलन होता है। विभिन्न जगह के लोग एक दूसरे से मिलते हैं और एक दूसरे की भाषा से प्रभावित होते हैं, खान पान, वेशभूषा, रहन सहन सबसे प्रभावित होते हैं। इससे उनके सामाजिक जीवन में परिवर्तन आता है और इस तरीके से आर्थिक परिस्थितियाँ जनसंख्या के स्थानांतरण को प्रेरित करती हैं। और स्थानांतरण से क्या होता है, सामाजिक परिवर्तन होता है। अगला है आर्थिक कारक व जनसंख्या के शारीरिक एवं मानसिक लक्षण। धन की कमी व अधिकता व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक लक्षणों से घनिष्ठ संबंध रखती है। आर्थिक स्थिति उच्च होगी तो व्यक्ति का स्वास्थ्य, भोजन, अच्छा मकान, अच्छी शिक्षा उपलब्ध होगी और तनाव से मुक्त रहेंगे वो लोग। और यदि धन की कमी रहेगी तो उनका स्वास्थ्य गिरेगा, उनकी शिक्षा नहीं होगी, उनको मानसिक तनाव रहेगा। इस तरीके से तो धनाभाव के कारण व्यक्ति स्वास्थ्यप्रद भोजन, मकान, शिक्षा, अन्य सुविधाएं उपलब्ध न होने पर मानसिक तनाव व संघर्षों से ग्रसित होगा। उसकी शारीरिक व मानसिक क्षमता का ह्रास होगा। तो इस तरीके से गरीब लोग में अपराध तक करने को बाध्य हो जाते हैं धन की पूर्ति के लिए। इस तरीके से भी सामाजिक परिवर्तन आते हैं। फिर है आर्थिक कारक और अपराध एवं आत्महत्या। आर्थिक कारक अपराध को भी प्रेरित करते हैं, यहाँ तक कि आत्महत्या के लिए भी प्रेरित करते हैं। कैसे कि निर्धनता के कारण व्यक्ति अपने नैतिक मूल्यों को त्याग कर अनैतिक कार्य करने को विवश हो जाता है, मतलब अपराध करने लगता है। और निम्न आर्थिक स्थिति व उच्च जीवन स्तर की लालसा व्यक्ति को व्यभिचारी, जुआ, शराब, चोरी, डकैती, वेश्यावृत्ति आदि के लिए प्रेरित करती है। इस तरीके से गरीबी अपराध को बढ़ाती है। गरीबी से तंग आने पर, व्यापार में घाटा होने पर या दिवालिया होने पर यहाँ तक स्थिति आ जाती है कि व्यक्ति आत्महत्या तक कर लेता है। तो इस तरीके से कई बार आर्थिक समृद्धि भी वेश्यावृत्ति, इसके विपरीत क्या है, आर्थिक समृद्धि भी वेश्यावृत्ति, मद्यपान, जुआखोरी आदि अन्य समस्याओं को जन्म देती है। इस तरीके से हमें स्पष्ट होता है कि आर्थिक कारक सामाजिक परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये टॉपिक आपका इसमें अभी थोड़ा सा रह गया है आर्थिक कारक के संबंध में मार्क्स के विचार। मार्क्स इसके बारे में क्या कहते हैं ये मैं अगले वीडियो में बताऊंगी। थैंक यू।